वेलकम टू लर्निंग जर्नी विथ आदर्श स्टॉक्स। मैं आप सभी का आदर्श स्टॉक्स के साथ इस लर्निंग सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। एज यूजुअल हम लोग कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस करेंगे, निफ्टी के एनालिसिस करेंगे और मैं आपके साथ शेयर करूँगा कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि मुझे चार्ट पे बेहद बेहतरीन लग रहे हैं। और आज मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछा था कि आप किन किन स्टॉक्स के एनालिसिस चाहते हैं, तो आप देख लीजिए लिस्ट काफ़ी लंबी बन चुकी है। मैं थोड़े से ओवरव्यू आपको दे दूँ तो इतनी लंबी लिस्ट आपके साथ शेयर करने और इसको एनालाइज करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो वीडियो आज की थोड़ी सी लंबी हो सकती है। इसके अलावा मुझे आपको निफ्टी पर, डाउ जोन्स पर और बैंक निफ्टी पे थोड़ी सी लर्निंग जर्नी भी देनी है। तो आज का वीडियो बहुत शायद लंबा हो सकता है। और मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं कि वीडियो पे जो एवरेज टाइम ड्यूरेशन है वो काफ़ी कम आ रहा है। और अगर मुझे ऐसा लगा कि आप लोग वीडियोज़ को सीरियसली नहीं ले रहे तो इतने लंबे वीडियोज़ को और इतने ज़्यादा स्टॉक्स को आप गिन लीजिए कितने स्टॉक्स हैं, 4 5 6 7 8 9 10 12 स्टॉक्स हो जाते हैं, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी सारे मिला के। तो इतने स्टॉक्स के एनालिसिस और उससे पहले की प्रिपरेशन मैं करने में टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता। तो क्लियरली आप कमेंट कर दिया कीजिए कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं। देखिए, आपके लिए कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि तभी हमें पता कर चल पाएगा कि हमें जिस डायरेक्शन में हम एफर्ट कर रहे हैं किस डायरेक्शन में हमें करना है या नहीं करना। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप मोटिवेट हमें करते रहें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का फिर और कोई मकसद नहीं बचता अगर आप सही तरीके से मोटिवेट ना करें। तो हर आदमी जिन्होंने भी व्हाट्सएप ग्रुप पे कहा था कि इन इन स्टॉक्स के एनालिसिस चाहिए, उनके लिए बिल्कुल ज़रूरी है कि वो कमेंट करके बताएं उनके एनालिसिस कैसी लगी। और आप भी अगर कोई आगे का स्टॉक चाहते हैं एनालाइज करना, तब भी आप कमेंट कीजिए। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तब भी आप कमेंट कीजिए। कुछ भी आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तभी मोटिवेट होकर हम वीडियो बनाते रहेंगे। और आपके लिए लर्निंग, देखिए इतने स्टॉक्स हमने आपके लिए बताए जो कि पसंदीदा थे और कईयों ने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी, तो ये ज़रूरी बन जाता है कि आप हमें मोटिवेट करते रहें। चलिए अब ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते हुए शुरू करते हैं आज के एनालिसिस। आज के एनालिसिस में सबसे पहले मैं आपको डाउ जोन्स का एनालिसिस करके बता देता हूँ, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स आप देख रहे होंगे कि कई दिनों से निफ्टी बिल्कुल उसी को फॉलो कर रही है काफ़ी। तो एज यूजुअल हमारे चार्ट्स पे EMA 20 और इस बार 50 की जगह मैंने EMA 60 प्लॉट कर दिया, क्योंकि देखिए टेक्निकल एनालिसिस ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपको यही सेट ऑफ इंडिकेटर्स यूज करने हैं। आपको अप्लाई करके देखना होता है कि कौन सा ज़्यादा सूट कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद शॉर्टर फ्राई या कुछ देर के लिए EMA 60 यहाँ पे ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहा है। और मैंने चार्ट को वीकली कर रखा है। चलिए आपके सामने मैंने चार्ट को वीकली कर दिया। और अगर आप ये वीकली चार्ट ऑफ डाउ जोन्स का अगर आप गौर से देखें, मैंने आप एक बार और आपसे कहा था कि टेक्निकल एनालिसिस का सीखने का एक सबसे आसान तरीका ये है कि आप पैटर्न्स को, पास्ट को लगातार देखो। तो अगर मैं पास्ट को देखता हूँ तो ये हरी वाली लाइन है जो कि EMA 60 है। देखिए एक ब्यूटीफुल सपोर्ट की तरह काम करते आ रही है। देखिए जब भी करेक्शन होती है, वैसे तो EMA 20 ही सफिशियंट होती है एक बुल रन में, लेकिन जब भी करेक्शन होता है तो वो ग्रीन लाइन के आसपास आके करेक्ट होती है। देखिए इस रीजन में आप देख सकते हैं। मैं आप अगर चाहो तो मैं पेन यूज कर लेता हूँ आपके लिए। ओके, देखिए इस रीजन में कितने शानदार तरीके से एज ए सपोर्ट काम किया। और आगे भी देखिए जब इसने इस पूरे जोन में एज ए सपोर्ट काम किया, और देखिए जब सपोर्ट को इसने, मतलब जब इस डाउ जोन्स ने जब इस ग्रीन लाइन को ब्रेक किया तो एक ठीक ठाक गिरावट फिर हमें नीचे की ओर देखने मिली। इससे हमें लर्निंग क्या मिलता है कि ये जो ग्रीन लाइन है जो सपोर्ट की तरह काम करती आ रही है, दैट बिकम्स एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट। और इसके अलावा अगर आप एक चीज़ और देखें जिस पर ध्यान मैं आपको यहीं पे ले जाना चाहूँगा, देखिए जब सारे EMA, सारे मूविंग एवरेजेज जब आसपास आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए जब वो लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद जब वो धीरे धीरे फैलना शुरू करते हैं, तो वो जिस डायरेक्शन में, देखिए सारे मूविंग एवरेज ऊपर की डायरेक्शन में जाना शुरू, तो हमें ऊपर की ओर एक शार्प मूव मिलती है। तो हमें ध्यान क्या देना होता है कि जब मूविंग एवरेजेस सारे साथ आ जाए, जब सारे कन्वर्ज कर जाए, उसके बाद वो जिस डायरेक्शन में जाते हैं, देन दैट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ मार्केट। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप अब देखिए, अगर मैं आपको डाउ जोन्स का करंट चार्ट दिखाता हूँ तो बिल्कुल सारे मूविंग एवरेजेस के ऑलमोस्ट एक जगह पे इकट्ठे हो गए, और ये हरी वाली लाइन यहाँ पे है। ओके, मैं इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको लगे कि ज़्यादा दिक्कत ना। हाँ, तो देखिए ये है वो एरिया। अब यहाँ पे देखिए ये ग्रीन वाली लाइन है, इसने EMA 20 को एक बार तोड़ने की कोशिश की है और EMA 50 के आसपास, सॉरी 60 के आसपास सपोर्ट भी ली है। तो हमें लग रहा है कि डाउ जोन्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है। और अगर ये इस ग्रीन मूविंग एवरेज EMA 60 को क्रॉस करती है, और तो देखिए कुछ सपोर्ट जोन्स भी हैं
यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट। तो इन सपोर्ट जोन्स के पास जब ये हमारा रेंज आता है डेट इज अराउंड 26,000, तो डाउ जोन्स के लिए 26,000 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। और अगर उसको तोड़ के वो नीचे जाती है तो देखिए जब इसने इसको तोड़ा ग्रीन लाइन को, तो एक बार इसने इसके पास सपोर्ट लिया तो विच कम्स अराउंड 24,500। तो मैं ये नहीं कह रहा कि गिरावट आएगा, लेकिन चूंकि अब मूविंग एवरेजेज यहाँ पे कन्वर्ज कर रहे हैं, यहाँ पे सारे मूविंग एक जगह आ रहे हैं। अब देखना होगा कि ये वापस जब किस डायरेक्शन में जाना शुरू करता है। अगर उन्होंने इस सपोर्ट को तोड़ दिया देन वी आर हेडेड, मैं कह रहा हूँ देन वी आर हेडेड फॉर बिग फॉल, एंड वो फॉल कंफर्म हो जाएगा जब हम लोग 26,000 के नीचे जाएंगे। वहीं पे अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ओके, दिस ट्रेंड लाइन विल एक्ट एज अ रेसिस्टेंस। इसको आप लोग डेली टाइम फ्रेम में बेहतर तरीके से देख सकते हो। तो मैं थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर देता हूँ आपके लिए। ओके, तो देखिए ये वाला ट्रेंड लाइन एक रेसिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिख रहा है आपको। तो जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए, और बेहतर के लिए आप इसे इस लेवल को मान सकते हैं 28,000, तो 28,000 टू 26,000 दिस इज द रेंज। हो सकता है थोड़े टाइम में इसमें कंसोलिडेशन आपको देखने को मिले, और जिस रेंज में ब्रेकआउट हो उधर हमें एक मूव देखने को मिल सकती है, और ये बताएगा कि लॉन्ग टर्म में हम किस डायरेक्शन में जा रहे होंगे। ऐसा मैं क्यों कह, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट आ चुके हैं, और अगर इसको ये डाउ जोन्स ब्रेक करता है नीचे की ओर, तब हमें एक डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर वीकली चार्ट पे में भी देखें तब भी हमें यही नज़र आ रहा है, और ये ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगी। कि अभी हमने डाउ जोन्स के लर्निंग की बात की, और मैंने आपको कहा कि आपको पैटर्न्स पे ध्यान देना चाहिए। देखिए वैसे तो इन फॉर्मेशंस की चर्चा मैंने पहले कर ली थी, लेकिन ग्रुप पे एक मेंबर है, उन्होंने इसको काफ़ी पहले पॉइंट किया था, तब मैंने बस एक बार देख लिया था और ध्यान में मेरी भी था, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा अब बिल्कुल मैच करता हुआ दिख रहा है। अगर आप इस पैटर्न को देखो तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ से आप इस पैटर्न को देखिए, मैं बताता हूँ। आप इस पैटर्न को देखिए, ओके, एंड आप इस पैटर्न को जब आप एक बार देख लेते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, और उसके बाद आप इस पैटर्न को देखिए। जस्ट ए मिनट, मैं थोड़ी सी बेहतरी के लिए आपको इसको रेक्टेंगल में यूज कर लेता हूँ। ओके, आप इस पैटर्न को देखिए और साथ ही साथ आप इस पैटर्न को देखिए। आप जब इन दोनों पैटर्न्स को देखते हो तो आपको काफ़ी रिजेम्बलेंस मिलता है। रिजेम्बलेंस मतलब एक जैसा कुछ होता हुआ दिखता है। देखिए यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर भी एक बिग रेड कैंडल, बिग रेड कैंडल। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा जो यहाँ पे अचानक मैच होता हुआ दिखने लगा, देखिए कि यहाँ पर भी एक मूविंग एवरेज से, यहाँ पर आप देखिए एक मूविंग एवरेज के पास से एक अचानक साफ ग्रीन बाउंस आई। यहाँ पर भी देखिए एक मूविंग एवरेज के पास से यहाँ एक साफ बाउंस आती हुई दिख रही है। और देखिए इसके बाद इसने ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया, तो क्या ये ट्रेंड लाइन है जिसका अब यहाँ रिटेस्ट हो सकता है? और रिटेस्ट के बाद देखिए इसने इसको ब्रेक किया शार्पली, तो क्या एक्सपेक्टेड है कि ये नीचे जाएगा? देखिए क्या ऐसा हो सकता है? देखिए हिस्ट्री में रिपीट इटसेल्फ, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ऊपर भी जाए? बिल्कुल जा सकता है। लेकिन अगर हमने पास्ट की बात करें तो हम पास्ट से हमें ये समझ आ रहा है कि चांसेस बन रहे हैं कि मार्केट इसको रिटेस्ट करके और नीचे चला जाए। अच्छा, हमें इसका कंफर्मेशन कब मिलेगा कि कुछ इस तरह का मार्केट में होने जा रहा है? इस तरह का हमें कंफर्मेशन तब मिल जाएगा जब निफ्टी इस सपोर्ट को तोड़ देगी। ये सपोर्ट आता है अराउंड 10,800। अच्छा, ये सपोर्ट इतना इंपॉर्टेंस क्योंकि वहाँ पर देखिए यहाँ पे ढेर सारे मूविंग एवरेजेज हैं, और यहाँ पर देखिए इस मूविंग एवरेज का जब यहाँ पे ब्रेकडाउन हो उसका निफ्टी ने शार्प फॉल दी, तो ये मूविंग एवरेज अब यहाँ पे काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले करता है। तो क्या अब अगला सवाल, क्या इतनी बड़ी मूव आएगी? नहीं, मेरा ऐसा नहीं मानना कि इतनी बड़ी मूव आएगी, लेकिन आने को कुछ भी आ सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों माना? देखिए क्योंकि उससे पहले जो कंसोलिडेशन चली वो काफ़ी ज़्यादा लंबी कंसोलिडेशन चली थी। अगर आप वीकली चार्ट पे देखो तो काफ़ी टाइम से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। यहाँ पे अभी उतनी बड़ी कंसोलिडेशन होती हुई नहीं दिखी है, और ऊपर से एक करेक्शन पहले से आ चुका है। लेकिन क्या आ सकती है? देखिए आपको जब भी आप एनालिसिस करो तो आप बस पास्ट को देख के प्रेजेंट का आकलन कर सकते हो, आप बिल्कुल गारंटी से नहीं बता सकते। तो यही होगा। तो अगर मैं निफ्टी की बात करूँ थोड़े से लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, देन दिस लेवल ऑफ, मैं इसे हटा देता हूँ, दिस लेवल, दिस हेड, ये जो मैं आपको बता देता हूँ कुछ कुछ लेवल जो आपको मार्क कर लेने चाहिए। दिस लेवल which comes around 11,586, this will act as a important resistance आने वाले टाइम के लिए, और जैसे उसको क्रॉस करती है देन 10,800 तक आप जा सकते हो। तो जब तक 10,000 11,600 के नीचे है। और एक और कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, ये वाला कैंडल, अगर आप इस कैंडल को देखिए,
ओके देन दिस कैंडल इज द मदर कैंडल। इसको एक इनसाइड बार कहते हैं, इसको मदर कैंडल कहते हैं। क्या होता है, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इस पर कभी वीडियो बना दूंगा। मैं देखना चाहता हूँ आप कितने सीरियस है। बस अब इतना समझ लो कि ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस ऑन द अपसाइड है। सो ऑन अपसाइड फ्रॉम 10,585 to this level of 515, this will act as a key resistance, and on downside 10,800 will act as a important resistance, सॉरी सपोर्ट। और अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ कि आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो मार्केट से, तो मैं मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो जो है ना इस रेंज में, फिर से मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, वो इस रेंज में थोड़े दिन टिकेगी। अब इन द रेंज ऑफ 11,300 टू 11,500, इस रेंज में मार्केट थोड़ा सा टाइम गुजारेगी। मार्केट यहाँ पे क्यों टाइम गुजारेगी, क्योंकि वो पेशेंस टेस्ट करेगी आपका, मेरा, और खास करके नए रिटेल ट्रेडर्स जिन्होंने यहाँ से यहाँ तक में आसानी से पैसा बनाया, उनका यहाँ पे पेशेंस टेस्ट होगा। तो आपको इस ड्यूरेशन में क्या करना है कि देखिए ट्रेड कीजिए कोई बात नहीं, लेकिन जब मार्केट जैसे जैसे रेसिस्टेंस के पास आने लगे, मार्केट जैसे जैसे रेसिस्टेंस के पास आने लगे, आपको करना क्या है कि आपको करना ये है कि आपको यहाँ पर जाते जाते अपने स्टॉप लॉसेज को इम्पोर्टेंट रूप से ट्रेल कर लेना है। और जब सपोर्ट के आसपास आए तो आपको कॉशियस हो जाना है। यहाँ पे जब आपको जाना है तो आपको अपने स्टॉप लॉस को काफ़ी ऊपर कर लेना है, और जब यहाँ पे आए तब भी आपको स्टॉप लॉसेज सारे प्लेस होने चाहिए, आपको सावधान हो जाना चाहिए। और आपको सबसे ज़्यादा सावधान तब हो जाना चाहिए जब ये 10,800 के नीचे की ओर तोड़ दे। वो थी निफ्टी की एनालिसिस। अब थोड़ी सी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर ले। तो बैंक निफ्टी में हम लोग काफ़ी टाइम से इस ट्रेंड लाइन की बात कर रहे हैं, और ब्रेकआउट के बाद ब्रेकडाउन का रीटेस्ट होना एक काफ़ी नॉर्मल प्रोसेस है। तो हो सकता है हम लोग इसको रीटेस्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद नीचे उड़ जाए। लेकिन क्या ये इसको क्रॉस करके ऊपर भी जा सकता है, तो ऊपर भी जा सकता है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में हमको पॉसिबिलिटीज़ पे खेल करना है। अच्छा, तो ये वाला केस कब आएगा, जैसे ही मैं आपको बता देता हूँ सारे केसेस कब प्ले होते हैं। आपको देखिए अंदाज़ा लगाना होता है कि क्या होगा तो क्या होगा, इफ़ दिस देन व्हाट, अगर ये तो क्या। देखिए अगर जब तक मार्केट इस वाले रेंज के नीचे ट्रेड कर रहा है, 20,600 आप इसे कह सकते हो, तो जब तक मार्केट 22,600 के नीचे है तब तक आपको बैंक निफ्टी पे हैविली बुलिश नहीं होना है। क्योंकि देखिए पास्ट में इसने काफ़ी शानदार रेसिस्टेंस की तरह काम किया, और अगर ये टाइम लेती है तो ये इसके ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो जब तक 22,600 के आसपास, मैं इसे थोड़ा फाइन ट्यून कर देता हूँ, के आसपास बैंक निफ्टी के नीचे है, तब तक आपको इसमें ज़्यादा ट्रेडिंग पोजीशंस नहीं करनी है। और ऐसा लगता है अगर ये रीटेस्ट था, अगर ये ब्रेकडाउन का रीटेस्ट था, देन वेरी सून वी मे एक्सपेक्ट दैट आफ्टर रीटेस्टिंग दिस विल गो डाउन, एंड दिस लेवल अगर मैं इस लेवल की बात करूं तो मैं आपके सामने एक लेवल ड्रॉ कर देता हूं। दिस लाइन विच हैज एक्टेड एज रेसिस्टेंस, ओके, विच कम्स अराउंड, व्हाट इज दिस, 22,500. So this range of 22,500 and 22,600 will act as very important resistance. और अगर इसका ऊपर की ओर ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकआउट होता है, देन वी मे सी अप मूव। बट अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस अप मूव इन बैंक निफ्टी इज पॉसिबली जस्ट अ रीटेस्ट ऑफ ब्रेकडाउन, एंड वी आर आफ्टर दैट रीटेस्ट वी आर गोइंग टू मेक अ न्यू लो। ओके, देन इन बैंक निफ्टी स्ट्रक्चर इट इज दैट वी शैल बी रेडी फॉर बोथ। और जैसे ही 22,600 हम लोग निकलते हैं, हमें एक छोटी सी अप मूव देखने को मिल सकती है। छोटी सी नहीं, हमें एक अप मूव देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरा मानना है कि हम लोग बैंक निफ्टी में काफ़ी क्रूशियल जंक्शन पे हैं। 22,600 जब तक पार नहीं करता, देखिए यहाँ पे हो सकता है कि रिटेलर्स को फंसाया जा रहा हो। ये जो बड़ी बड़ी मूव से दिखाई, हो सकता है इसमें रिटेलर्स को फंसाया जा रहा हो। अच्छा, आपको इसका निगेशन जैसे ही 22,600 क्रॉस कर जाता है, हम लोग न्यूट्रल हो जाएंगे बैंक निफ्टी में, थोड़े से पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन जब तक 22,500-600 के ऊपर नहीं जाता, तब तक हमें बैंक निफ्टी में कॉशियस ही रहना है। बैंक निफ्टी और निफ्टी के बाद चलिए कुछ स्टॉक्स, जो कि मैंने आपसे कहा कि ग्रुप में से कुछ मेंबर्स ने रिक्वेस्ट की, देखते हैं 5 मिनट या 6 मिनट में कितने हो पाते हैं। फिर डिटेल्ड एनालिसिस बाद में करेंगे, और ये देखने के बाद कि इस वीडियो में आपका एवरेज ड्यूरेशन वॉच टाइम क्या है, और आपके कितने ज़्यादा लाइक, शेयर, व्यूज़ और कमेंट्स आते हैं, उसी के आधार पे मैक्सिमम स्टॉक्स को इंक्लूड किया जाएगा। तो पहला स्टॉक है KIOCL। KIOCL एक स्टॉक देखिए तो सबसे पहले काफ़ी लंबे टाइम से स्टॉक डाउन ट्रेंड में है,
काफ़ी लंबे टाइम से ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में, अगर आप देखें तो यहाँ पे एक निगेटिव क्रॉसओवर हुआ था वीकली चार्ट पे, और उसके बाद काफ़ी टाइम तक EMA 55, सॉरी EMA 50, यहाँ पे EMA 50 शूट करा है। EMA 50 एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कितनी शानदार तरीके से यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आप बस देखते चलिए कितने टाइम पे EMA 50 ने रेसिस्टेंस की तरह काम किया था। लेकिन अगर अब आप देखो तो यहाँ पे एक शानदार चीज़ देखने को मिल रही है कि वीकली बेसिस पे यहाँ पे EMA का पॉजिटिव क्रॉसओवर होता हुआ दिख रहा है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। और काफ़ी टाइम के बाद, इतने टाइम के बाद इसने EMA 50 और EMA 20 दोनों के ऊपर क्लोजिंग दी है वीकली बेसिस पे। मतलब स्टॉक में बुलिश मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। इसके साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे दो बड़े ग्रीन वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब कुछ बाइंग हुई है। हालांकि बाइंग के बाद थोड़ी सी सेलिंग हुई है, और हम लोग इस मूविंग एवरेज को एक बार रिटेस्ट कर रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है, हर बार ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट होता है। तो ऐसा लग रहा है कि इसने एक बुलिश मोमेंटम में जाने की कोशिश कराई है स्टॉक। लेकिन देखिए, हालांकि मैं अभी फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर रहा, ये मैं फंडामेंटल एनालिसिस आपके भरोसे छोड़ देता हूँ कि आप थोड़ी सी स्टॉक देख लोगे कि स्टॉक थोड़ी सी ठीक कंपनी को हो, क्योंकि कई बार ऐसे फॉल्स ब्रेकआउट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं इसके साथ ही ड्रॉ करूँ तो एक आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, तो आप अपने चार्ट्स पे ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट ड्रॉ कर लीजिए, मूविंग एवरेज सपोर्ट। और देखिए अब स्टॉक 108 के नीचे जब तक नहीं जाता, तब तक स्टॉक में आपको थोड़ी सी पॉजिटिव नेचर बना के रखना। और अगर ये ब्रेकडाउन का रिटेस्ट है, ब्रेकआउट का रिटेस्ट है, तो सून हम लोग इस हाई को क्रॉस कर लेंगे। और देखिए अगर हम एक रेसिस्टेंस की बात करें, देन वी हैव अ रेसिस्टेंस अराउंड दिस लेवल। 160 के आसपास इस स्टॉक के पास एक काफ़ी तगड़ा रेसिस्टेंस है। तो जो लोग पेशेंस कर सकते हैं, तो वंस लेट दिस स्टॉक क्रॉस 160 ऑन अपसाइड, एक बार इस स्टॉक को 160 अपसाइड में क्रॉस करने दीजिए, इससे कंफर्म हो जाएगा कि स्टॉक अप ट्रेंड में आ चुका है। और फिर हम लोग मिनिमम 230 के टारगेट्स के लिए इसको बाय कर सकते हैं। बट मैं फिर कह रहा हूँ, आप इसकी एक बार फंडामेंटल्स खुद चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक हमारा था अपोलो पाइप, और अपोलो पाइप को भी हम एज यूजुअल थोड़ी सी वीकली चार्ट से शुरू करते हैं बेटर आइडिएशन के लिए। तो वीकली चार्ट में काफ़ी ज़्यादा डेटा है नहीं हमारे पास, या फिर हो सकता है चार्टिंग प्लेटफॉर्म का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, क्योंकि कई बार इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। और अगर हम देखें अब डेली चार्ट फ्रेम में मैं आपको लेके चला आया हूँ अपोलो पाइप्स को, तो देखिए एक तो अगर मैं सिंपल बात कहूँ तो इस स्टॉक में कुछ ऐसा है कि बस देख के वैसा कुछ इंटरेस्टिंग सा मूड नहीं बनता। मैं बता देता हूँ क्यों। क्योंकि आप इस स्टॉक को देखिए, यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पे, और देखिए, और जब ये इस तरह की रेड कैंडल्स बनती हैं तब ऊपर की ओर शैडो नहीं बनता। इसका मतलब क्या है, देखिए आप पीछे भी जाके यहाँ पे देख सकते हैं, जब भी रेड कैंडल्स बन रही हो तब उतना बड़ा शैडो नहीं बनता, लेकिन जब भी ग्रीन कैंडल्स बनती हैं तो ऊपर ज़्यादा शैडो बन जाता है। मतलब इसमें हर टाइम जब भी स्टॉक बढ़ता है तो सेलर्स ज़्यादा आ जाते हैं। तो अब तक स्टॉक में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि काफ़ी शानदार स्ट्रक्चर हो। इससे बेहतर इस स्टॉक का स्ट्रक्चर था, क्योंकि हो सकता है इसमें एक रिवर्सल पैटर्न जैसा कुछ हमें देखने को मिले। उसका कन्फर्मेशन हो जाएगा जब एक बार ये हायर लो का स्ट्रक्चर कन्फर्म कर देगा 160 के ऊपर जाते ही। अब चलिए अगला स्टॉक हमारा अपोलो ट्राइकोट। वैसे ये स्टॉक NSE पे नहीं है, तो ये स्टॉक सिर्फ BSE पे है। और अगर हम स्टॉक को देखें तो इसने एक बेहतरीन चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट इस लेवल पे दिया है। मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ। हाँ, इस लेवल पे इसने चार्ट का ब्रेकआउट दिया है। सॉरी फॉर द नॉइज, वो मैं ओके। तो इसने चार्ट का ब्रेकआउट, इस पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ के आसपास दिया। और देखिए इसमें एक रिटेस्ट की कोशिश भी हुई है। इन दिनों से प्राइस छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट कर रही है, ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में आपको लेके चलूँ। तो देखिए इस ब्रेकआउट के बाद प्राइस ने यहाँ पे रिटेस्ट किया, और प्राइस अभी इस रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। तो जब तक प्राइस इस रेंज में कंसोलिडेट कर रही है, इट्स बेटर दैट आप कोई ट्रेड ना लो, और एक बार इस रेंज का ब्रेकआउट आ जाए तो जिस रेंज में ब्रेकआउट हो आप उस डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो। तो अगर ये स्टॉक ऑन द अपसाइड 620 को क्रॉस करता है देन इट्स अ बाय। और वहीं पे अगर ये स्टॉक 540 को नीचे की ओर क्रॉस करता है देन इट्स मे बी अ नेगेटिव साइन फॉर द स्टॉक। तो आपको अगर आप बाइंग की सोच रहे हो तो 620 के ऊपर आप सोच सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक हमारा नेटको फार्मा। नेटको फार्मा भी देखिए तो वीकली चार्ट पे एक अच्छा सा ब्रेकआउट आपको इस लेवल के आसपास आता हुआ दिखा था। मैं एक आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ।
इस लेवल के आसपास एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिखा था। ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्ट आया, लेकिन रिटेस्ट के बाद अगर आप देखो तो 2 से 3 दिन, बस आप 3 दिन की कैंडल से देखो तो सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में देखने को मिल रही है। स्टॉक ऊपर पे टिक नहीं पा रहा है। 1 2 2 दिन आप देखिए ऊपर में एक शैडो बनता हुआ दिख रहा है, और तीसरे दिन तो कमाल ही हो गया, मार्केट गैप अप खुली पर ऊपर टिक नहीं पाई। ये कुछ कंसर्निंग साइंस मुझे नेटको फार्मा में बनते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको थोड़ी सी कॉशन रखनी है नेटको फार्मा में, अगर अभी आप बाइंग के मूड में हैं। मैं थोड़ा सा इसको डेली टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। वैसे स्टॉक का स्ट्रक्चर काफ़ी शानदार है, क्योंकि इसने इस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, तो ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अगर आप डेली चार्ट में देखें तो आपको वो चीज़ का साफ साफ क्लियर हो जाएगी। आप 3 कैंडल्स से देखिए, यहाँ पे लगातार सेलिंग प्रेशर्स आती हुई दिख रही है, और उससे बड़ी बात है कि इतनी हाई वॉल्यूम के बाद भी प्राइस ऊपर नहीं जा पा रही, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी सी सेलिंग आ रही है, हालांकि सेलिंग की वॉल्यूम लो है। तो नेटको फार्मा थोड़ा सी कंफ्यूज स्टेट में है, वो क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है तो सेलिंग आ जा रही है, लेकिन सेलिंग विथ हाई वॉल्यूम नहीं आ पा रही, तो थोड़े से कंफ्यूज स्टेट में। तो एटलीस्ट मेरा मानना है कि 8860 तक नेटको फार्मा को एक छोटा सा करेक्शन देना चाहिए, और यहाँ पे एक मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है, और इस सपोर्ट के बाद फिर शायद ये मार्केट के हिसाब से ऊपर या नीचे का रास्ता तय कर सकती है। अगला स्टॉक है ग्रासिम। ग्रासिम देखिए मुझे काफ़ी शानदार लगा, और ये साइड वेबसाइट पर रिकमेंडेड भी है, अगर मुझे सही से ध्यान है। अगर आप ग्रासिम के वीकली चार्ट को देखो तो इसने एक लंबे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, और अगर आप लंबे ट्रेंड देखिए, इतने लंबे ट्रेंड लाइन के बाद जब ब्रेकआउट है, और इस तरह पे देखिए अब जब इस तरह के बाइंग में वॉल्यूम इंटरेस्ट आता हुआ दिखे, तो मतलब स्टॉक में कुछ पॉजिटिव जैसा बनता हुआ दिख रहा है। मैं चार्ट को एक बार डेली टाइम फ्रेम में कर लेता हूँ आपके लिए। तो इसके बाद देखिए कि स्टॉक एक चैनल में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये एक चैनल है जिसमें स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आपको क्या करना है कि इस चैनल के ब्रेकआउट का इंतजार करना है। इस स्टॉक को मैंने भी अपने वॉच लिस्ट में सेव कर रखा है, और देखिए इसके बाद ये 800 का लेवल एक रेसिस्टेंस लेवल की तरह काम करेगा। तो जब ये स्टॉक 800 के ऊपर निकल जाता है, इसका क्लियर का मतलब है कि इस चैनल का ब्रेकआउट हो चुका होगा, और ये इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस के ऊपर जा चुका होगा। इसके बाद आप मिनिमम आप 880 और 900 950 के टारगेट्स के लिए इस स्टॉक को ले सकते हैं। ओवरऑल स्टॉक रिवर्सल्स के साइन दिखा रहा है, और इसका क्लियर कट एग्जांपल जैसे आ जाएगा जैसे हम 800 के ऊपर निकलेंगे। चलिए अगला स्टॉक हमारा पीईएल। पीईएल में भी देखिए वीकली चार्ट से हम लोग शुरू करते हैं। इस वीकली चार्ट में भी आप देखो तो ये एक ट्रेंड लाइन है जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट हो, उसके बाद यहाँ पे एक रिटेस्ट होता हुआ दिख रहा है ब्रेकआउट का। तो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट एक काफ़ी नॉर्मल प्रोसीड्यूर है। तो अगर हम बात करें तो अब इस स्टॉक को 11,070 के नीचे नहीं जाना चाहिए। आप लेवल्स नोट कर लीजिए, उसके बाद स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा। तो या फिर आप 11,070 के 11,000 सॉरी आई एम मेकिंग अगेन अगेन दिस मिस्टेक। वीडियो जल्दी बनाने के चक्कर में लगातार गलती हो रही। तो आप 11,070 को आप एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट मान सकते हैं। उस स्टॉक के उसके ऊपर नहीं, नीचे नहीं जाना चाहिए। और जब स्टॉक 1400 के ऊपर निकल जाता है तब स्टॉक में आप फ्रेश बाइंग या फ्रेश मोमेंटम देख सकते हैं, जो कि स्टॉक को 1570 उससे भी ऊपर ले जाने का हिम्मत रखता है। हमारा अगला स्टॉक है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए जिन्होंने भी ये पूछा मैं उनसे बता दूं कि राजेश एक्सपोर्ट हमने एक बार और डिस्कस किया था, और तब आपसे कहा था कि जो लोग वीडियो को पूरा देखते हैं और जिन्होंने उस वक्त देखा था, प्लीज़ आपसे रिक्वायर्ड है कि आप कमेंट कीजिए ताकि सब लोगों को पता करें। मैंने आपसे कहा था कि राजेश एक्सपोर्ट का एक काफ़ी यूनिक स्ट्रक्चर है। यूनिक बात यह है कि इस स्टॉक में अगर आप देखो तो एक दिन बाइंग आते हैं, उसके बाद सेलिंग आ जाती है, और इसमें रिटेलर्स ट्रैप हो जाते हैं, और बिल्कुल कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। तो प्लीज़ इस स्टॉक से अभी आप दूर रहिए। और अगर आप इस स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम को भी देखें तो काफ़ी टाइम से स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही है, तो अभी बाइंग की कोई बात बनती नहीं। और पिछले बार भी मैंने कहा था कि जब तक स्टॉक इस लेवल को ऑन अपसाइड 550 को क्रॉस नहीं करता, आपको इस स्टॉक से बाइंग पोजीशन में नहीं आना चाहिए। हमारा अगला स्टॉक मन्नपुरम। हालांकि लोगों ने गुजारिश नहीं की थी, पर मुझे चार्ट में कुछ अच्छा बनता हुआ दिख रहा है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। स्टॉक में देखिए एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे अब कोई रेसिस्टेंस भी इम्पोर्टेंट नहीं है 1170 के बाद। जैसे ही स्टॉक 170 को क्रॉस करता है, देयर कैन बी सम बाइंग इनिशिएशंस फॉर द टारगेट ऑफ 180 एंड 185। ये था हमारा मन्नपुरम। और पीवीआर में देखिए, पीवीआर में भी आपको ये लेवल्स प्लॉट करके रख लेने हैं, और जब ये स्टॉक 1500 के ऊपर निकलता है, एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, उसके बाद हम लोग 1600 और फिर
अराउंड दिस 1800 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए क्लियर कट एक्यूमुलेशन होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर आप लास्ट कैंडल पर देखो तो एक हैवी वॉल्यूम के साथ सेलिंग देखने को मिली। और सोचिए अगर इतनी सेलिंग के बावजूद अगर स्टॉक इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाता है, मतलब इसमें बाइंग या बायर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा पोटेंशियल रखता है 1500 के बाद। चलिए आज के वीडियो में इतना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपका कमेंट ही हमें बताता है कि हमें किस ओर बढ़ना है, और आपके लाइक्स भी। तो वीडियो में लाइक्स और कमेंट्स बढ़ने चाहिए, तभी मैं इतने ज़्यादा स्टॉक्स के एनालिसिस इस तेज़ रफ्तार में कर पाऊँगा और आपके लिए ट्रू नॉलेज ला पाऊँगा। और इसके साथ ही मेक श्योर डैट आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और आपने हमारे वेबसाइट को भी साइन अप कर रखा हो। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप कमेंट में कुछ और अपने स्टॉक्स भी इसी तरह पूछ सकते हैं। स्टे सेफ, कीप लर्निंग।